हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है स्लिप डिस्क के बारे में। बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो सपोर्ट लगा करके चलते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन होती है स्लिप डिस्क की बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। कॉमन क्यों हो गई है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्लिप डिस्क क्या होता है। जो स्लिप डिस्क होता है, नाम से भी पता चलता है कि जो डिस्क होता है उसका स्लिप हो जाना। अब ये डिस्क क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो डिस्क होते हैं हमारे वर्टिब्राज यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके बीच में सपोर्ट देने वाले कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है वो 33 वर्टिब्रा से मिलकर के बनी होती है, और उन 33 वर्टिब्रास के बीच में छोटे छोटे से डिस्क दिए होते हैं एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से डिवाइड करने के लिए, उसमें स्पेस बनाने के लिए, सो दैट कि वो वर्टिब्रास आराम से मूव कर पाएँ। अब ये जो वर्टिब्रास होते हैं ये टोटल 33 होते हैं। जो सर्वाइकल यानी जो गर्दन वाले वर्टिब्रास होते हैं वो 7 होते हैं। जो थोरैक्स यानी जो एब्डोमिनल एरिया जो आपका ये शोल्डर से लेकर निचले हिस्से तक जाएगा वहाँ के 12 होते हैं। और जो एल यानी लंबर वर्टिब्रास होते हैं वो 5 होते हैं। उसके अलावा जो सैक्रम और कोकिक्स होता है उसके भी 5 और 4 वर्टिब्रास होते हैं। ऑल दो ये 5 और 4 फ्यूज़ हो जाते हैं, बाद में इकट्ठा एक ही हड्डी बना देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है ये L4, L5 और S1 में ही क्यों देखने को मिलती है। मतलब चौथे जो लंबर वर्टिब्रा उसका चौथा वर्टिब्रा, जो 5वां वर्टिब्रा और सैक्रम वाले का पहला वर्टिब्रा, इसमें ही क्यों दिखती है ये प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की। इसलिए कि जो ये डिस्क होते हैं क्योंकि वर्टिब्रास को सपोर्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनकी लोकोमोशन को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है। साथ के साथ ये हमारे पैरों को मूवमेंट करने में, हमारी जो पेल्विस बोन होती है उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेट इनके ऊपर आता है, सबसे ज़्यादा काम इनको पड़ता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम L4, L5 और S1 पे आती है। कारण की अगर हम बात करते हैं कि किस लिए ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट कॉमनली जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है ये अचानक से आपको आ सकती है। अगर वेट बहुत ज़्यादा है आपका, या आप बहुत ज़्यादा वेट कैरी करके चल रहे हैं, आप सिर पे बहुत ज़्यादा बोझा लेकर के चल रहे हैं, कि एक बोरी का सामान लेके चल रहे हैं, तो एकदम से जो प्रेशर आता है वो आपके L4, L5 पर आता है। एकदम से अगर आप जर्क दे करके उठते हैं और ये काम एक दिन नहीं हर रोज़ करते हैं, तभी भी धीरे धीरे कर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कभी चोट लग जाए, चोट लगने के कारण भी हो सकता है, या अगर बोन डिफॉर्मिटी के कारण भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो इनिशियली तो आपको स्लिप डिस्क में कोई सिम्टम्स नहीं महसूस होंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, हल्का फुल्का कभी कभार दर्द आपको हो सकता है। लेकिन अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को शुरू हो चुकी है, आपको पता नहीं है और आप लगातार उस काम को कर रहे हैं, या तो लगातार वज़न उठाते हैं या कोई सामान इधर से उधर करते हैं, कोई कभी लेडीज़ जो होती हैं घर में अलमारी ही सही करने लग जाती हैं, बेड को खींचने लग जाती हैं, इन सबसे सबसे ज़्यादा जोर उनके कमर पर आता है। और जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है इसके सिम्टम्स आपको टिंगलिंग देंगे, आपको नमनेस देंगे, आपको पेन देंगे। टिंगलिंग का मतलब हुआ ऐसे लग रहा है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो सही से नहीं हो पा रही है, वहाँ पर महसूस आप नहीं कर पाएंगे, सुन्नपन सा आपको महसूस होगा, बहुत तेज़ आपका दर्द महसूस हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको स्लिप डिस्क में देखने को मिल सकती है। मूवमेंट करने में आपको तकलीफ़ होगी और हर समय आपको ऐसा मन करेगा कि उस जगह को प्रेस करते रहें, ऐसी भी केसेस देखे जाते हैं। तो फ्रेंड, जो स्लिप डिस्क होता है, और आपने इसी से मिलता जुलता एक वर्ड सुना होगा, स्लिप डिस्क हर्निएशन। जो डिस्क हर्निएशन होता है और स्लिप डिस्क होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिस्क प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं। तो डिस्क हर्निएशन का मतलब होता है कि जो डिस्क होते हैं उनके अंदर एक जेली लाइक लिक्विड भरा होता है। अगर वो उसमें क्रैक आ जाए आपके डिस्क में, और वो जेली लाइक जो म्यूकस, जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है वहाँ से बहने लग जाए, तो उसको डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। और स्लिप डिस्क सिंपली मीन्स डिस्क जो है अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से स्लिप हो गया है, थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया है। अब क्योंकि इतनी सारी जो नर्व्स होती है वहाँ से स्लिप डिस्क अपने जो लैमिना से पास होती हैं वर्टिब्रास के, अगर थोड़ी सी भी पोजीशन चेंज होती है उनकी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उन नसों पे आने लगता है, और उन नसों में प्रेशर आने के कारण आपको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। आपको बहुत सीवियर पेन हो सकता है, आपको पेल्विक पेन हो सकता है, आपको नीचे आपका जो पैर है वो ऐसे लगता है कि काम ही नहीं करेगा, आपको झुनझुनी सी आ जाती है, या आपको पैर में सुन्नपन सा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्लिप डिस्क के कारण देखने को मिलती हैं।
स्लिप डिस्क के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिजियोथेरेपी हम रिकमेंड करते हैं। फिजियोथेरेपी में आप जो धीरे धीरे हल्की हल्की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में स्लिप डिस्क के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। स्टार्टिंग अगर आप इनिशियल स्टेज में कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह की और ट्रीटमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको लंबे समय के लिए पेन किलर खाना पड़ेगा, क्योंकि स्लिप डिस्क का पेन बहुत सीवियर होता है, इसमें पेन किलर खाना ही पड़ जाता है। कुछ दवाइयों के बारे में जानते हैं जो आप सिम्टम्स के आधार पर ले सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी और बहुत ही इजीली अवेलेबल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको आप ले सकते हैं। पहली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हर तरह के मस्कुलर, टेंडन, लिगामेंट, बोन, किसी भी तरह की तकलीफ अगर होती है, जहाँ पर इंजरी आती है, वहाँ पर रस्टॉक्स लिया जाता है। अब इंजरी का मतलब सिर्फ चोट लगना नहीं होता है। इंजरी का मतलब होता है परसिस्टेंट आप अपने किसी बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, उसके वियर एंड टियर के कारण भी आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है। रस्टॉक्स के अंदर ऑल्दो पेशेंट को दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट एक जगह बैठ नहीं सकता, उसको चहलकदमी करके ही अच्छा लगता है। तो उसके कारण अगर जैसे कुछ बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइजिंग कर लिया, वेट लिफ्टिंग कर लिया, उसके कारण अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, तब आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। इनिशियली आप इसको लोअर पोटेंसीज यानी 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दवा है वो है कैल्मिया। जो कैल्मिया दवा होती है उसको आपको तब लेना है जब आपको टिंगलिंग सेंसेशन रहती हो, आपको अजीब सा एक टिंगलिंग सा सेंसेशन लगातार बना रहता हो, स्पेशली लोअर आपके जो लिम्स हैं वहाँ पर आपको ये तकलीफ बनी रहती है, तब आप कैल्मिया ले सकते हैं। कैल्मिया में जो पोटेंसी होगी वो 30 पोटेंसी रहेगी। एस्कुलस एक दूसरी दवाई है जिसको आप ले सकते हैं। इसके अंदर जो स्लिप डिस्क तो है ही है, साथ के साथ स्लिप डिस्क के कारण जो आपको बैकएक हो रहा है, क्योंकि क्रॉनिक बैकएक होता ही है, तो अगर क्रॉनिक बैकएक हो रहा है जिसके कारण स्लिप डिस्क निकल के आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक दवाई लेनी है, उसका नाम है एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। हिपोकैस्टेनम को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। जो अगली दवा है जिसको आपको लेना है वो है मैकफॉस। मैकफॉस दवा हर उस तकलीफ़ में ली जाती है जहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट रहती है। मैकफॉस को आप 6x पावर में ले सकते हैं, जहाँ पर पेशेंट चाहता है कि कुछ गर्म चीज़ से सिकाई की जाए तो उसको आराम मिलता है। वो हॉट वाटर बैग लेकर के कमर पे लगाता है, स्पाइन के पास लगाता है, तो उसको राहत महसूस होती है। वहाँ पर मैकफॉस लिया जा सकता है। पावर रहेगी इसकी 6x। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है नेफेलियम। नेफेलियम आपको तब लेना है जब आपको स्लिप डिस्क के कारण sciatica का पेन हो रहा हो। जो sciatica का पेन है वो आपके कमर से शुरू होकर के दाएं या बाएं दोनों तरफ कहीं पे भी जा रहा हो, निचले आप थाई के पीछे से वो नस जाती है और सबसे निचले आपके पैर तक पहुंचती है। तो sciatic नर्व होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस होती है, जो कि आपके कमर से शुरू होकर के निचले पैर तक जाती है, और उसके दबाव के कारण अगर आपको पेन हो रहा हो, जिसको हम sciatica बोलते हैं, क्योंकि दबाव उस पर पड़ेगा, जब वहाँ पर डिस्क अपनी जगह से हट गई है तो उस नस पर दबाव आएगा, उस नस पे दबाव आने के कारण उसमें कॉम्प्रेशन होगा और आपको पेन होगा। तो अगर इस तरह का पेन होता तो आप वहाँ पे नेफेलियम ले सकते हैं। ये बहुत ही मशहूर दवा है sciatica की। इसके अलावा दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो आपको L4-L5-S1 में लेना है। ये जो दोनों मेडिसिन हैं, पहली मेडिसिन है कोलोसिंथेसिस का मदर टिंचर, और जो दूसरी मेडिसिन है वो है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। सिर्फ इन दोनों दवाइयों के लेने से आपको L4-L5 काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। इन दोनों मदर टिंचर्स को आपको आधे ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप्स डाल करके दिन में 2 बार लेना है। अगर तकलीफ़ अक्यूट है, अभी 2-4 दिन से आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, तब आपको 3 बार लेना है। इन दवाइयों को 15 दिन 20 दिन आप इस्तेमाल करें। काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली दवाइयाँ हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी तरह का वज़न नहीं उठाना है, आपको सो करके एकदम से नहीं उठना है, आपको करवट लेना है फिर उठना है। बैठने से आपको एकदम सिटिंग पोजीशन से आप एकदम खड़े नहीं होना है। तो हर चीज़ जब आप करते हैं, इवन आप कोई सामान अगर फर्श पे गिर जाता है उसको उठाने के लिए जब करते हैं तो पैरों को मोड़ करके उसको उठाएं, सीधा झुक करके उसको ना उठाएं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। सोने के लिए आप हार्ड मैट्रेस का यूज़ करें, इससे बैकएक में भी आराम मिलेगा, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, और जो प्रेशर आ रहा है L4-L5 पे वो भी कम रहेगा। क्योंकि जो L4 और L5 होता है ये हमारा सबसे बड़ा जो वर्टिब्रास होते हैं, सबसे ज़्यादा लेंथ जिसकी वर्टिब्रा की होती है L4-L5 होते हैं, इसीलिए इस पे प्रेशर ज़्यादा आता है और इनका फंक्शन भी ज़्यादा होता है। तो इनिशियली अगर आप L4-L5 का केयर करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और बैकएक या जो अब sciatica वगैरह का पेन होता है वो भी आपको नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इनिशियली इस पेन को इग्नोर किया, इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराए, और फिर बाद में चल करके आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम परेशानी दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी L4-L5-S1 यानी स्लिप डिस्क के बारे में थी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में थी। अगर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहते हैं या किसी तरह का पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर अपना व्हाट्सएप करके स्लॉट बुक कर लें। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर लें, जिसका बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।